नमस्कार, संवाद पाठ के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में हम 3 विषयों पर नजर डालेंगे। नंबर 1, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच क्या खिचड़ी पकी। नंबर 2, पंजाब कांग्रेस में सिद्धू का नया पेंच और आम आदमी पार्टी का फोकटनामा। और नंबर 3, उत्तर प्रदेश राजनीति में जातीय समीकरण की अवांछित सिचुएशन। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम में जो नजरिए पेश किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जो नजरिए मैं पेश करता हूं आपको कहीं और इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि भारतीय मीडिया के पत्रकार या YouTube पर समीक्षा करने वाले भारतीय लोग एक सीमित परिधि के अंदर से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि उनकी स्थिति एक कुएं के मेढक जैसी है जो कुएं में रहकर तमाम चीजों के बारे में अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसे मालूम ही नहीं कि कुएं के बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं कुएं के बाहर की बड़ी तस्वीर आपके सामने रख सकूं। चलिए अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के पहले विषय की ओर। आज का पहला विषय है गांधी वाड्रा परिवार में चल रहे विचित्र गतिविधियों की समीक्षा। हाल के दिनों में पंजाब कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच मुलाकातें हुई। भारतीय मीडिया में समय सूची के आधार पर यह बताया गया कि कौन किसके घर गया, कितनी देर बैठक चली, वगैरह वगैरह, परंतु भारतीय मीडिया को असली चीज तो दिखी ही नहीं। पंजाब कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मीटिंग में गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी अपने माताश्री के घर गए, उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने घर पर लाए और अकेले में उनसे बातचीत की। यहां यह सवाल तो उठना ही चाहिए कि आखिर राहुल बाबू ने बातचीत, चाहे वो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का, अपने माताश्री के घर पर क्यों नहीं किया। वो अपने माताश्री को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर तक क्यों लाए। इसके कई कारण हो सकते हैं और उन पर नजर डालना महत्वपूर्ण है। पहला कारण यह कि सोनिया गांधी दुनिया को यह जताना चाह रही थी कि भले ही अध्यक्ष पद का लेबल राहुल गांधी के नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी राहुल ही कांग्रेस पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। दूसरा कारण यह कि सोनिया गांधी अपने घर में बातचीत नहीं करना चाहती थी। वो क्यों नहीं करना चाह रही थी ये तो वही जानती हैं, लेकिन लोग अक्सर ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि अपने घर में की गई बातचीत लीक हो सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह कि सोनिया गांधी अपने बेटे से बिल्कुल प्राइवेट में शायद कुछ अत्यंत गोपनीय और खास बात करना चाहती थी। हाल के दिनों में राहुल गांधी काफी बेचैन से दिख रहे थे। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उनके और प्रियंका वाड्रा के बीच नंबर 1 पोजीशन को लेकर तनातनी चल रही थी। इन दोनों की भूमिका क्या होगी उसके बारे में टेंशन चल रहा था। इसके अलावा सोनिया गांधी की कुछ व्यक्तिगत और सीक्रेट बातें, जैसे स्वास्थ्य के बारे में या फिर बाहर से आई हुई किसी खास जानकारी के बारे में इत्यादि, उन बातों को करने के लिए शायद यह महसूस किया गया कि गाड़ी में सफर करते समय बातचीत करना सबसे सही रहेगा। उसके बाद राहुल और सोनिया गांधी के बीच 1 घंटे की बैठक चली, जिस दौरान राहुल गांधी के मन में जो भी गिले शिकवे रहे होंगे उस बारे में चर्चा हुई होगी। ऑफ कोर्स पंजाब कांग्रेस के बारे में भी बातचीत हुई होगी, लेकिन सबसे अहम विषय रहा होगा कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। आने वाले दिनों में पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए, राहुल गांधी का क्या रोल होगा, प्रियंका वाड्रा की भूमिका क्या होगी। ऐसा साफ आभास होता है कि सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल पर ज्यादा भरोसा करती हैं प्रियंका वाड्रा की तुलना में। इसलिए राहुल से पहले बातचीत करके स्थिति को साफ कर लेना चाहती थी सोनिया गांधी, जिसके आधार पर वो बाद में प्रियंका वाड्रा से बातचीत कर सकें। हाल के दिनों में ममता बनर्जी और शरद पवार ने बीजेपी के विरुद्ध जो राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के प्रयास शुरू किए हैं, उसके मद्देनजर सोनिया गांधी ने यह महसूस किया होगा कि इस विषय पर राहुल बाबू के साथ बिल्कुल गोपनीय तरीके से चर्चा करना आवश्यक है। बात जब राजनीतिक अस्तित्व पर आ जाती है तब लोग अपने पिटारे से उन खास जानकारियों को निकालने के बारे में सोचते हैं जिसके इस्तेमाल के द्वारा विपक्षी को काबू में लाया जा सके या उसका हाथ मरोड़ा जा सके। यहां पर विपक्षी का मतलब शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे लोग। सोनिया गांधी जीते जी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगी
कि कांग्रेस को धक्का मारकर एक तरफ करके शरद पवार महाशय भारतीय राजनीति में विपक्ष के किंग मेकर बन जाएं। भले ही सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल अब नहीं है, लेकिन जिन खास जानकारियों के आधार पर अहमद पटेल लोगों पर लगाम कसकर रखते थे, वो जानकारियां अवश्य ही सोनिया गांधी के पास उपलब्ध होंगी। इन सब जानकारियों के बारे में और कैसे इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है किसी का हाथ मरोड़ने के लिए, इन बातों को गोपनीय ढंग से करने के लिए शायद ये उचित समझा गया कि राहुल महाशय अपने माताश्री को उनके घर से अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर तक लाएं और फिर बैठकर बातचीत करें वन ऑन वन, जिससे पूरी गोपनीयता बरकरार रहे। राहुल गांधी पार्टी से जुड़े मामलों के बारे में डिसीजन लेने से कतराते हैं। दरअसल उन्हें डिसीजन लेना अच्छा ही नहीं लगता। उनकी माताश्री इस बात से भली भांति अवगत हैं, इसलिए वो शायद कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहती हैं जिसके अंतर्गत राहुल बाबू पार्टी के नंबर 1 के रूप में काम तो करें, लेकिन डिसीजन लेने का कष्ट न करना पड़े। राहुल महाशय को चीजें थाली पर सजी सजाई मिल जाए, बस। यही कहीं फिट होती है प्रियंका। सोनिया गांधी इसी बनावट को अंतिम रूप देना चाहती थी शायद। आने वाले दिनों में देखना बहुत रोचक रहेगा कि राहुल गांधी के व्यवहार में और राजनीतिक सूझबूझ के प्रयोग में कोई बदलाव आता है या नहीं, या फिर अपने टेंशन को कम करने के लिए राहुल बाबू विदेश तो नहीं चले जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। हो सकता है सत्र शुरू होने से पहले राहुल ये महसूस करें कि खुद को तरोताजा कर लेने में कोई बुराई नहीं, इसलिए विदेश में रहते हुए तरोताजा होने के साथ साथ अपने सलाहकारों से ठंडे दिमाग से बातचीत करके तैयारी करने का मौका भी मिलता है। जो भी हो, अब हम चलते हैं पंजाब कांग्रेस में चल रही आपसी जूत बाजार की ओर। हाल के दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मीडिया में कांग्रेस के चमचों के चेहरे पर चमक आ गई। अरे ये तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और इन चमचों ने बिना दिमाग लगाए ये कह दिया कि सब कुछ सुलझ गया है, ठीक हो गया है। चमचों की एक कमजोरी होती है, वो ये कि उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता सीमित होती है, हालांकि वो शातिर बहुत होते हैं। जो भी हो, इन चमचों को शायद ये नहीं मालूम था कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकातों में कोई ऐसा समाधान नहीं निकला था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मान्य हो। कोई ढंग का समाधान नहीं निकला था, वो तब साफ हो गया जब सिद्धू ने धड़ाधड़ ट्वीट करके पावर कट और पावर सप्लाई की समस्या को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। सिद्धू ने जिस प्रकार से हमला बोला, उसे कांग्रेस हाईकमान इनडिसिप्लिन या अनुशासनहीनता के रूप में देखेगा या नहीं, यह बहुत रोचक विषय रहेगा, क्योंकि सिद्धू ने जो ट्वीट किए उससे प्रेरित होकर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कैप्टन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सिद्धू के इस व्यवहार से कांग्रेस के चमचों के चेहरे पर जो चमक आई थी वो शायद कुछ कम हो गई होगी। अरे वाह, फिर अनुप्रास अलंकार का बेहतरीन प्रयोग। खैर, सिद्धू ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है उससे ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस से निकलकर किसी और पार्टी का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो सिद्धू बाबू को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और शायद वो इस मायने में अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। सिद्धू किस पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि पूर्व के इतिहास को देखकर कहा जा सकता है कि सिद्धू और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे जैसे दिखते हैं। ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि पूर्व में सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम को जिस प्रकार से व्यक्त किया, चाहे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाकर हो या फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर उद्घाटन के समय इमरान खान की तारीफ में कहे गए शब्दों के द्वारा हो, ये बर्ताव मेल खाता है आम आदमी पार्टी के पूर्व में देखे गए बर्ताव से, जिसके अंतर्गत इस पार्टी ने ऐसी बयानबाजियां की जिससे भारत के दुश्मनों को लाभ पहुंचता हुआ दिखा। दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हुआ उससे तो भारत के लोग वाकिफ हैं ही। लिहाजा इन समानताओं के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में बड़ी आसानी के साथ फिट हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। लोगों को यह तो याद होगा ही
कि आम आदमी पार्टी ने हाल में ही घोषणा की थी कि पंजाब में वो सिद्धू के विरुद्ध कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब वापस चलते हैं सिद्धू की दिल्ली में हुई मीटिंग्स की ओर। एक सवाल लोगों के मन में उठता ही होगा कि प्रियंका वाड्रा 57 वर्षीय सिद्धू को इतना भाव क्यों देती हैं? क्या पंजाब में 40-45 साल का सचिन पायलट जैसा कोई नेता नहीं जो जाट सिख हो और कैप्टन का और पार्टी का नंबर 2 बन सके? इसका जवाब संभवतः यही हो सकता है कि सिद्धू का वाड्रा परिवार के ऊपर कोई ऐसा पुराना एहसान है जिसकी वजह से प्रियंका वाड्रा सिद्धू को भाव देने पर मजबूर होती हो, या फिर हो सकता है कि कोई बाहरी दबाव हो। आखिर गांधी वाड्रा परिवार की ओर से भी तो पूर्व में ऐसी बयानबाजियां हुई हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान या चीन ने किया अपने फायदे के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं समानताएं कितनी विचित्र रूप से एक धागे से बांध देती हैं लोगों को, इन दिस केस सिद्धू, आम आदमी पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को। अब जब आम आदमी पार्टी की बात चल पड़ी है तो यह कहना होगा कि लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता की मानसिकता को समझने का प्रयास किया है और उन्हें यह लगता है कि वोट डालने वालों में मुफ्तखोरों की संख्या काफी ज्यादा है जो फ्री में बांटे जाने वाले रेवड़ियों के आधार पर अपने वोट डालते हैं। इसलिए जो फॉर्मूला कारगर साबित हुआ दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, उसी फॉर्मूला को यह पार्टी पंजाब में लागू कर रही है, यानी फ्री में रेवड़ी बांटने का फॉर्मूला। हालांकि यहां पर यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, जिसमें बिजली की यूनिटों को माफ करने वाली बात भी शामिल है। अब ये तो दिल्ली वाले जाने कि असली मामला क्या है। एक मजेदार बात यह सुनने में आई कि अकाली दल का यह कहना कि पंजाब में फ्री में बिजली देना उन्होंने शुरू किया था जब उनकी सरकार थी। इसका मतलब फ्री में माल लुटाने का चलन पहले ही शुरू हो गया था। ऐसा लगता है कि फ्री में रेवड़ी बांटने पर जिस प्रकार से वोट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसके मद्देनजर कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर राजनीतिक पार्टियों में यह होड़ लग जाए कि कौन कितना माल फ्री में लुटा सकता है। अब तो समय बताएगा कि कौन सी पार्टी सबसे अनोखे अंदाज में जनता में फोकट की चीजें बांटने का प्रयास करेगी। लेकिन ये जो फ्री में चीजें बांटने का वादा करके इलेक्शन जीतने का चलन शुरू हो गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक चलन है। मुफ्त कोरी का इस्तेमाल करके चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने के प्रयासों के संदर्भ में जो बात समझने वाली है वो है व्यक्ति की मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। अगर वोटर फ्री में दिए जाने वाले किसी चीज के एवज में अपना वोट किसी पार्टी को दे सकते हैं, तो क्या वही लोग लालच के एवज में देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते? यह है असली मुद्दा जो समझने की है। यह कहना मुश्किल है कि भारत के लोग इस पहलू को समझ पा रहे हैं या नहीं, या गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं। यह मुफ्तखोरी का जो चस्का है, यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर मुफ्तखोरी के आधार पर इलेक्शन जीतने के घटिया तरीके को इस्तेमाल न करने का फैसला नहीं कर लेती, तब तक यह घटिया तरीका चलता रहेगा और भारत का कौम नैतिक मजबूती की दृष्टि से धीरे धीरे कमजोर और खोखला होता चला जाएगा। इसी फ्री में मलाई खाने की बात पर चलते हैं अगले विषय की ओर। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन जीतने की रणनीति को पुख्ता करने की कोशिश में लग गई हैं। खबरों के अनुसार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर उनके 10 पार्टियों का गठबंधन 2022 में चुनाव जीत जाता है तो 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्रियों के फार्मूले पर सरकार चलाई जाएगी। एक इंटरव्यू में राजभर बाबू का कहना था कि बहुत सारी पिछड़ी जातियों को उनका हिस्सा नहीं मिला है। सुना आपने, हिस्सा नहीं मिला, यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए राजनीतिक हफ्ता नहीं मिला।
और उसी हफ्ता वसूली के चलते 5-5 मुख्यमंत्री और 20-20 उप मुख्यमंत्री के फार्मूले का इजाद किया जा रहा है, जिससे तमाम जातियों और उपजातियों को अपना अपना हिस्सा समेटने का मौका मिले। हद यहां नहीं हुई और आगे सुनिए। एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने तो बिना किसी शर्मो हया या हिचकिचाहट के साफ कह दिया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा न हुआ तो करीब करीब 160 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। यह व्यक्ति हैं निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में राजनीतिक गतिविधियां कितनी तेजी से नीचे गिरती जा रही हैं। नेताओं को तो बस मलाई खाने की पड़ी है, राज्य या देश जाए भाड़चूले में। सीधी सी बात है, अगर वोट डालने वाले मुफ्तखोरी के नशे में या फिर जात पात के चक्कर में फंसकर कैंडिडेट्स को जिताते हैं, तो ऐसी हालत में राज्य का या देश का तो ऊपर वाला ही मालिक है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण में जातियों और उपजातियों के नंबरों को चर्चा में जिस प्रकार से फेंका जाता है, सिर घूम जाता है कि ये हाल है 21वीं सदी में भी। 30-40 जातियां, 200-250 उपजातियां। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पर 74 जातियों का जिक्र पाया जाता है। इन जातियों और उपजातियों के तथाकथित नेताओं में अपने लोगों को एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करने की सोच दिखती है। 21वीं सदी में भी लोगों की सोच बाबा आदम जमाने में अटकी हुई है। कितनी निराशाजनक स्थिति है, कितनी शर्म की बात है। भारत शायद एकमात्र देश है जहां पर इतनी सारी जातियों और उपजातियों के आधार पर इलेक्शन जीतने की रणनीति के बारे में लोग माथापच्ची करते हैं। दुनिया में और कोई देश है जो आपके जहन में आता है जहां इतनी जातियों और उपजातियों के आधार पर इलेक्शन लड़ा जाता हो? अगर इस प्रकार के जातीय समीकरण वाकई आज भी अपना जलवा दिखाते हैं उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य राज्यों में, तब उस सूरत में कैसे कोई यह सोच लेता है कि भारत दुनिया के टॉप 10 विकसित देशों में कहलाए जाने के योग्य होगा? जीडीपी के आधार पर नहीं, बल्कि एक देश को विकसित देश क्यों कहा जाता है उसके आधार पर। अगर भारत के लोग खुद को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कैटेगरी से सेकंड वर्ल्ड कंट्री के कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की बात तो छोड़ ही दीजिए फिलहाल, तो उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांककर यह देखना होगा कि जातीय समीकरण जैसी और कितनी सड़ी गली और घटिया विचारधाराएं हैं देश में, जिन्हें हटाना जरूरी है ताकि भारत सही मायने में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बजाय सेकंड वर्ल्ड कंट्री कहलाने का हकदार हो। और अब चलते चलते 2 घटनाएं सामने आई हैं जिससे नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जबरदस्त कोशिशें की जाएंगी। पहली, राफेल फाइटर जेट की खरीद में फ्रांस में शुरू की गई जांच, और दूसरी, ब्राजील में कोवैक्सीन की खरीद को लेकर शुरू की गई जांच। ये दोनों घटनाएं विपक्षी पार्टियों को मौका देंगी मोदी सरकार को घेरने का। बाय द वे, इन दोनों घटनाओं की टाइमिंग बहुत ही रोचक है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में इलेक्शन के 6-7 महीने पहले इन जांच की बातों का सामने आना विपक्षी पार्टियों को मौका देगा कि वो बीजेपी सरकार पर दबाव डाले। देखना है कि आने वाले हफ्तों में राफेल जेट और कोवैक्सीन के अलावा कोई और बाउंसर डाले जाएंगे या नहीं, जिससे बीजेपी को पीछे हटकर खेलना पड़े। यह देखना भी रोचक रहेगा कि इस बीच पाकिस्तान या चीन कोई ऐसी हरकत करेगा या नहीं जिससे भारत को मजबूरन कोई जबरदस्त कार्रवाई करना पड़ जाए। अगर भारत ऐसी कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हो, तब बीजेपी विरोधी कुछ ऐसा कहेंगे कि इलेक्शन आ रहे थे ना, इसलिए मोदी बाबू ने यह सब किया। लेकिन इन अत्यंत बुद्धिमान बीजेपी विरोधियों के भेजे में शायद यह सवाल नहीं उठ पाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान या चीन ने भारत को क्यों मजबूर किया कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। आज इतना ही।
आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, जिसमें हम महत्वपूर्ण राजनीतिक मसलों पर नजर डालेंगे। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में वो नजरिए पेश किए जाते हैं जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।